लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था किसकी वजह से, एक स्फेरिकल शेल की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड किसकी वजह से, एक सॉलिड स्फेयर की वजह से। एक स्फेयर है जो कम्प्लीटली अंदर उसके मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि पोटेंशियल और फील्ड क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्फेयर लिया जिसका मास m है और रेडियस r है, और p एक पॉइंट है जिसपे हमें जो r डिस्टेंस पे है, जिसपे हमें क्या करना है, पोटेंशियल और फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और तो सबसे पहले हम केस कौन सा ले रहे हैं, जब आपका जो पॉइंट है जिसपे आपको पोटेंशियल चाहिए वो स्फेयर के बाहर है। तो मतलब ये अगर आपका कोई स्फेयर है तो वो जो पॉइंट है जिस पे आपको चाहिए पॉइंट P, वो उसके बाहर रखा हुआ है। तो इसके केस में क्या करते हैं हम, देखिए कि जो आपका ये स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर क्या है, उसे आप मान सकते हो कि ये मिलकर बना है किससे, बहुत सारे स्फेरिकल शेल से, ठीक है। अगर आप बहुत सारे स्फेरिकल शेल लेंगे और उन्हें एक साथ रखते हुए जाएंगे कि उनकी जो रेडियस है वो कंटिन्यूटी में है, ठीक है, तो आपको फाइनली क्या है, एक सॉलिड स्फेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर माना है कि हमने उस स्फेयर को कई सारे स्फेरिकल शेल में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और उनका मास क्या क्या है, उनका मास है m1 m2 एंड सो ऑन mn, n हमने स्फेरिकल शेल मान लिए हैं, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक स्फेरिकल शेल जो था उसकी वजह से आपने पोटेंशियल और फील्ड निकाला था, उसमें उसकी वैल्यू क्या आई थी, तो आपको याद होगा कि उसकी वैल्यू आती थी -gm/r। r क्या था कि जिस डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल को निकाल रहे थे वो डिस्टेंस थी। तो स्फेरिकल शेल की वजह से एक एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या आ रहा था, -gm/r। तो अब हम यहाँ पर हमने कई सारे स्फेरिकल शेल मान लिए, तो हर एक की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, -g और मास उस पर्टिकुलर स्फेरिकल शेल का अपॉन r, क्योंकि जो ये डिस्टेंस r है वो तो उसके शेल के सेंटर से जो है वो सभी के लिए क्या है, आपकी r है, ठीक है। तो हर एक शेल के लिए आपने लिख दिया -g, इस शेल के लिए मान लीजिए आपका होगा -gm1/r। तो नेक्स्ट वाले शेल के लिए आपके पास क्या है, -gm2/r। ऐसे ही बाकी शेल के लिए। तो अगर आपको पूरे स्फेयर के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सभी के पोटेंशियल्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। mn तक आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर g और r को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ये। अब देखिए अगर ये जो स्फेरिकल शेल आपने माने, इनके इन सभी के अगर मास को आप ऐड कर दोगे तो किसका मास मिलेगा, आपको पूरे स्फेयर का मास मिलेगा, क्योंकि वो जो शेल है वो मिलकर क्या बना रही है, स्फेयर बना रही है आपका। तो इस सम की जगह हम रख देंगे M। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल मिल गया है ड्यू टू अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सॉलिड स्फेयर, किसके लिए, जब आपका जो पॉइंट है वो बाहर था उस स्फेयर के, ठीक है। और अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना होता है तो आप क्या करते हो, v को डिफ्रेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू r। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जैसे आपका शेल बिहेव कर रहा था कि उसका सारा मास उसके सेंटर पे है, वैसे ही एक सॉलिड स्फेयर भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है कि उसका सारा जो मास है वो उसके सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ एक्सटर्नल पॉइंट के लिए है। नेक्स्ट क्या है, आपको चाहिए अब स्फेयर पे। तो स्फेयर के लिए जैसे पहले किया था कि आप क्या कर देते हो, r की जगह पर कैपिटल R रख देते हो, तो इस तरह से आपको v और e मिल गया है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट इनसाइड द स्फेयर, ठीक है। तो कोई स्फेयर है अगर आपका और आपको एक इंटरनल पॉइंट पर इस पूरे स्फेयर की वजह से क्या निकालना है, आपको पोटेंशियल और फील्ड निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखिए कि ये आपका बाहर वाला जो है वो टोटल आपका एक सॉलिड स्फेयर है, तो उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा स्फेयर माना, ठीक है। ये भी सॉलिड स्फेयर है और ये कितनी रेडियस का है, r, मतलब जितनी डिस्टेंस पे आपका पॉइंट रखा था आपके स्फेयर की सेंटर से, उतनी ही रेडियस का आपने क्या किया, एक स्फेयर मान लिया, सॉलिड स्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद जो ये बाकी जो एरिया बच रहा है इसके लिए क्या किया इन्होंने कि यहाँ पर क्या किया, ये स्फेरिकल शेल मान लिए हैं, ठीक है। तो ये कई सारे जब अगर आप शेल हैं यहाँ पर और इन सब की वजह से अगर आप क्या है अपना पोटेंशियल को ऐड कर दोगे
यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको क्या है, बाहर वाला जो ये पार्ट है इस पूरे की वजह से आपको एक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक तो आपका जो ये अंदर वाला सॉलिड स्फेयर है उसकी वजह से आपको मिल जाएगा, उसे हम लिखेंगे V1। फिर जो ये बाहर वाला है जो हम कैसे निकालेंगे, शेल का ऐड करके, उससे आपको क्या मिल जाएगा, V2। तो इस तरह से इस पूरे स्फेयर का क्या है, पोटेंशियल हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम अंदर वाला जो स्फेयर है उसकी वजह से देखते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका फॉर्मूला आया था किसके लिए, जब आपका क्या है स्फेयर के एकदम सरफेस पे रखा हुआ था आपका जो पॉइंट है जिस पे आपको निकालना था। तो ये वही वाला केस है अंदर वाला। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -GM/R। आर क्या था यहाँ पर, वो जो आपका स्फेयर माना है उसकी रेडियस थी, और इस केस में आपने जो स्फेयर माना है उसकी रेडियस कितनी है, r। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, -GM/R। आर की जगह हमने r, और मास की जगह पर क्या आएगा। अब देखिए कि सिंस ये एक सॉलिड स्फेयर है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका पूरे जो वॉल्यूम है उसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम जो मानेंगे वो मानेंगे रो, जो कि क्या है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम का जो मास है वो क्या है आपका रो। तो अब अंदर वाला स्फेयर है उसका कितना होगा वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम होता है, एक स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, और यहाँ पर r क्या है, r। 4/3πr³ इंटू रो, ये इसका टोटल मास आ गया किसका, अंदर वाले स्फेयर का। इस तरह से आपको मिल गया V1, राइट। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो ये शेल बनाया आपने इसकी वजह से पहले पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जैसे हम पहले करते आए हैं, माइनस क्या करते हैं हम G इंटू मास अपॉन क्या कर देते हैं हम उस पॉइंट की जो उस शेल की जो रेडियस होती है वो हम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, यहाँ पर -G मास ऑफ द शेल अपॉन रेडियस ऑफ द शेल। अब यहाँ पर देखिए कि शेल के मास की जगह पर हम क्या रखेंगे, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है रो, और इस शेल का वॉल्यूम कितना होगा अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो इस शेल का वॉल्यूम होगा 4π, और इसकी रेडियस है x², और इंटू क्या आएगा, इसकी जो थिकनेस है जो कि है dx, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो ये स्फेरिकल शेल है उसका मास मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये हो गया आपका dV2, क्योंकि हमने ये एक स्मॉल जो आपने शेल माना है उसकी वजह से लिखा है, इसलिए इसे dV लिखा है। नेक्स्ट हमें तो ये पूरा जो एरिया है अंदर वाले स्फेयर के अलावा जो बच रहा है उस पूरे की वजह से हमें चाहिए पोटेंशियल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से अंदर वाले स्फेयर का जो सरफेस है उससे लेकर बाहर वाले सरफेस के स्फेयर तक। तो ये कितनी डिस्टेंस हुई, आपको पता है कि सेंटर O से ये है R दूरी पर, और ये बाहर वाला पॉइंट है कैपिटल R दूरी पर। तो हम इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल r से कैपिटल R तक, ठीक है। तो हमें V2 मिल जाएगा यहाँ पर। और अब हमें अगर टोटल अपना पोटेंशियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो आपका V1 आया था और जो आपका V2 आया उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हैं और यहाँ पर रो की वैल्यू रख देते हैं तो आपको ये पोटेंशियल मिल जाता है। वैसे ही अब हमें E निकालना है तो हम V को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और इस तरह से हमें E मिल जाता है। इसमें एक और केस आता है कि एट द सेंटर। तो आप देखिए कि अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये पॉइंट P R डिस्टेंस पे ना होके सेंटर पे रखा है, तो आप क्या कर दोगे, R = 0 रख दोगे क्योंकि ये सेंटर पे हो गया। जब R = 0 रखोगे तो ये आपको V और E ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसे यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया है। ये आपका शेल है, इसकी रेडियस R है। तो आप देख रहे हैं कि जो अंदर जो आपका एकदम सेंटर पे पोटेंशियल है वो क्या है, वो हमने भी निकाला कि ये इसका सेंटर पे पोटेंशियल है -3gm/2r। उसके बाद इसका वेरिएशन कैसे होगा, ये वाला जो फॉर्मूला आया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या है वेरिएशन होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सरफेस पे -gm/r, बाहर ये एकदम स्फेरिकल शेल की तरह ही आया है -gm/r²। वैसे ही E के लिए हमने देखा कि सेंटर पे क्या है, ये 0, E आपका 0 आता है, तो ये 0 हो गया। उसके बाद इसका जो वेरिएशन E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, वो कहाँ से आया, यहाँ से। उसके बाद बाहर वाला तो आपका एकदम स्फेरिकल शेल की तरह है। तो इस तरह से हमने पोटेंशियल और फील्ड देखा किसकी वजह से, एक सॉलिड स्फेयर की वजह से।